हाँ, तो बच्चों, आज हम जो क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन का क्या नाम है? काव्य का अर्थ, परिभाषा और स्वरूप। तो सबसे पहले जो काव्य है, काव्य का क्या अर्थ होगा? तो जो संस्कृत के काव्य शास्त्रियों ने प्राय कवि के कर्म को ही काव्य कहा है। अर्थात क्या है कि जो कवि जो कर्म करता है उस कवि के कर्म को ही संस्कृत आचार्यों ने काव्य की संज्ञा दी है। अतः कवि शब्द से ही काव्य की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है। कवि शब्द जो है वो कु धातु में इच प्रत्यय लगने से बना है। कु धातु का अर्थ है शब्द करना, बोलना आदि। और इस धातु के क्या अन्य अर्थ हैं? वो क्या है? व्याप्ति या आकाश। अर्थात कवि वह व्यक्ति है जो शब्द करता है, बोलता है, अर्थात तथा जो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवि के कर्म को ही काव्य कहा गया है। ये तो हो गया संस्कृत आचार्यों का मत। उसके बाद जो है पाश्चात्य जो साहित्य जगत है उसमें क्या परिभाषा दी गई इसकी? पाश्चात्य साहित्य जगत में काव्य के लिए पोएट्री शब्द का प्रयोग होता है। यह शब्द जो पोएट्री शब्द है वो पोएट से बना है। वहाँ पोएट शब्द का जो प्रयोग है वो सृजक, विधायक आदि के लिए होता है। अतः पोएट वह है जो निर्माण करता है, सृजन करता है। ठीक है, उसके कार्य को पोएट्री कहा जा सकता है। इस प्रकार जो ये परिभाषा है इसके विषय में क्या कहा जा सकता है कि जहाँ भारतीय आचार्यों ने कवि के कर्म को ही काव्य की संज्ञा दी है, वहीं पाश्चात्य विद्वानों ने पोएट के सृजना विधान को ही काव्य कहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका अर्थ। अब संस्कृत और जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं उन्होंने क्या है कि क्या परिभाषा दी है काव्य की। तो सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत आचार्यों के मत कि क्या मत है, उनकी क्या परिभाषा दे रखी है। तो संस्कृत काव्य शास्त्री जो है उनमें सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि, दूसरी शताब्दी वाले। तो उन्होंने अपने ग्रंथ, जो उनके ग्रंथ का क्या नाम है? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में उन्होंने जो काव्य की जो परिभाषा दी है वो क्या है कि काव्य और नाट्य में उन्होंने अभेद माना है। ठीक है, उत्तम काव्य के कुछ गुण बताए हैं उन्होंने क्या कहा है इसके विषय में कि कोमल एवं ललित पदों से युक्त, गूढ़ शब्दार्थ रहित, सर्वजन सुबोध, युक्ति युक्त, नृत्य योजना से युक्त, विभिन्न रसों को प्रवाहित करने वाली तथा अनुकूल संधि योजना वाली रचना उत्तम काव्य कही जा सकती है। ये तो हो गया अभी जो संस्कृत जो काव्य शास्त्री भरत मुनि दूसरी शताब्दी वाले, उन्होंने काव्य की परिभाषा दे दी। अब संस्कृत काव्य शास्त्रियों में जो प्रमुख थे आचार्य भामा, उन्होंने क्या परिभाषा दी है काव्य की कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। अर्थात क्या हो गया इसका कि शब्द और अर्थ के सहभाव को ही काव्य कहते हैं। भामा का यह लक्षण अति व्याप्ति दोष से दूषित है, क्योंकि शब्दार्थ का सहभाव तो शास्त्र में भी पाया जाता है। इसके अनुसार तो प्रत्येक सार्थक रचना काव्य स्वीकृत की जाएगी। ठीक, उसके बाद ये जो आचार्य भामा थे ये छठी शताब्दी के कवि थे। उसके बाद जो आचार्य है आचार्य दंडी ने क्या परिभाषा दी है काव्य की भाई कि 8वीं शताब्दी के आचार्य दंडी भी अलंकारवादी आचार्य थे और उनकी रचना का जो नाम है वो क्या है? काव्यदर्श। तो उन्होंने अपनी रचना काव्यदर्श में काव्य की जो परिभाषा दी है वो क्या है? शरीरंता वदिष्टार्थ वयवच्छिना पदावली। अर्थात क्या है कि अभीष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली ही काव्य शरीर है। तो दंडी की जो परिभाषा है ये भामा से भिन्न है। वे शब्दार्थ को नहीं बल्कि इष्टार्थ के व्यंजक पदों को ही काव्य मानते हैं। वे शब्द को ही काव्य मानने वाले
जगन्नाथ की परंपरा के प्रवर्तक हैं। दंडी की एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने पदावली को काव्य शरीर कहकर काव्यात्मा की खोज का मार्ग उद्घाटित किया। तो दंडी के पश्चात आचार्य वामन, तो वामन जो थे वो रीतिवादी आचार्य थे। काव्य लक्षण के बारे में वे क्या कहते हैं कि गुणों तथा अलंकारों से युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। ठीक है। तो उसके बाद आचार्य रुद्रट ने भामा का अनुकरण करते हुए शब्दार्थ को ही क्या है, काव्य कहा है। आचार्य राजशेखर जो थे उन्होंने काव्य का लक्षण देते हुए क्या लिखा है कि गुण तथा अलंकार युक्त वाक्य का नाम क्या है, काव्य है। ठीक है। तो ये हो गया भाई जो संस्कृत के आचार्य थे। उसके बाद क्या है कि जो हिंदी के आचार्य आ गए, तो हिंदी के आचार्य जो थे उन्होंने क्या परिभाषा दी है काव्य के विषय में। तो हिंदी के आचार्यों में जो सबसे पहले थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है उसके विषय में कि ये आधुनिक कालीन समर्थ आलोचक थे। उन्होंने अपनी रचना रस रंजन में काव्य की क्या परिभाषा दी है, वो क्या है कि जो कविता है वो प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंद में प्रभाव डालती है। तो ये तो काव्य के विषय में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा हो गई। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने काव्य की क्या परिभाषा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। छायावादी कवि, जो छायावाद के जो प्रसिद्ध कवि हैं श्री जयशंकर प्रसाद, उन्होंने काव्य के विषय में क्या कहा है भाई कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है, अपितु वह एक श्रेयमयी प्रेय रचना है। तो जयशंकर प्रसाद के बाद जो बाबू श्याम सुंदर दास थे, उन्होंने क्या कहा है काव्य के विषय में, क्या परिभाषा दी है कि हम किसी पुस्तक को साहित्य या काव्य की संज्ञा तभी दे सकते हैं जब वह कला के उद्देश्यों को पूरा करती हो। तो ये बाबू श्याम सुंदर दास के विचार थे काव्य के विषय में। अब उपन्यासकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने काव्य को मानव हित में सहायक स्वीकार किया है। उनके अनुसार साहित्य की बहुत सी परिभाषाएं की गई हैं, पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है, चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे वह कहानी या काव्य के रूप में। उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। ये मुंशी प्रेमचंद जी के विचार थे काव्य के विषय में। उसके बाद जो छायावादी कवि, जो कवयित्री हैं श्रीमती महादेवी वर्मा, उन्होंने काव्य के विषय में क्या कहा है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसमें वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। तो ये काव्य के विषय में हिंदी के आचार्यों के मत हैं। इस प्रकार संस्कृत आचार्यों से लेकर हिंदी के आधुनिक साहित्य के विद्वानों ने काव्य के विभिन्न लक्षण दिए हैं। प्रत्येक आलोचक ने अपने अपने ढंग से काव्य की परिभाषा दी है। तो बच्चों, ये है काव्य का अर्थ, परिभाषा और स्वरूप। तो अगले विषय में हम आपको बताएंगे कि काव्य के प्रकार कितने प्रकार के। चलो, धन्यवाद।